दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बात की है। इसमें हम 3 अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला अधिनियम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। साथ ही इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके अलावा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने पहले अधिनियम के बारे में कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, साथ ही उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें बताई है। वर्तमान में चल रही महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए अधिनियम के लिए लगभग 10 अंकों का निर्धारण किया गया है। ये प्रश्न जो है 10 अंक वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके अधिनियम से संबंधित किसी प्रकार के कोई भी जो प्रश्न है वो छूट नहीं पाएंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपको और भी अधिनियम दिए हैं, तो पुरानी क्लास को देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो देखें, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम हमने आपको बता दिया है और समय समय पे हम आपको और भी अधिनियम देते रहेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला अधिनियम का नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 भारत में किशोर न्याय के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा है। तो सर्वप्रथम ये याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है ये भारत में किशोरों के न्याय के लिए कानूनी ढांचा के रूप में काम करता है। यह अधिनियम किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है और किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में बच्चों के संरक्षण, उपचार और पुनर्वास के लिए एक ढांचा देता है। 1989 में हमने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC के अनुपालन में इस कानून को लाया था। 1992 द्वारा UNCRC पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके अनुसमर्थन के बाद में जो हमारा पहले चल रहा था 1986 का अधिनियम, उसको निरस्त करके ये नया अधिनियम इंट्रोड्यूस किया गया था। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार जो कि निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है, 16 दिसंबर 2012 के मद्देनज़र इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे, बाद में देखेंगे। 2015 में भारत में संसद ने इस विधेयक में और संशोधन किए और 16 से 18 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के लिए वयस्कों जैसा व्यवहार प्रस्तावित किया गया था। तो उसके बारे में हम अगले अधिनियम जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो चलिए अभी हम फिलहाल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, किशोरों को दंड देना। बी, बालकों के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना। सी, किशोरों की स्वतंत्रता को रोकना। और डी, बालकों के अधिकारों का उल्लंघन करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बालकों के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 लाया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस आधार पर किया जाएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, केवल न्यायाधीशों के चयन पर। बी, अधिकार कुशाग्रता पर। सी, बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेषज्ञता पर। और डी, केवल राजनीतिक नियुक्तियों पर। तो इसका सही उत्तर आप देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेषज्ञता के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है। ए, फैशन ट्रेंड को बढ़ावा देना। बी, किशोरों को दंडित करना। सी, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के मामलों को निपटाना। और डी, किशोरों की शिक्षा को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे पूछा है बाल कल्याण समिति के बारे में, तो बाल कल्याण समिति का उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के मामलों को निपटाना। ये बाल कल्याण समिति के उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता। बी, कम से कम 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। सी, बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण। और डी, केवल कानून की डिग्री होना। तो दोस्तों कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन किया है, दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण होना, ये किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की योग्यता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरों को बिना न्यायालय में पेश किए पुनः मिलाने के लिए किस पर ध्यान दिया गया है? आपको ऑप्शन दिया है, ए वकीलों की आवश्यकता पर, बी न्यायिक कार्रवाइयों का सहारा लिए बिना, सी केवल सरकारी अधिकारियों की सहमति पर, और डी किशोरों को कर्षित किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा, न्यायिक कार्रवाइयों का सहारा लिए बिना किशोरों को बिना न्यायालय में पेश किए पुनः मिलाने पर ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम द्वारा अधिकतम आयु जो किशोरों के रूप में मानी जाती है क्या है? अब यहाँ पे पूछा है आपसे अधिकतम आयु। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 20 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 21 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। अधिनियम द्वारा अधिकतम आयु जो किशोरों के रूप में मानी जाती है वो 18 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, किस धारा के अंतर्गत किशोरों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं? इसमें अधिनियम की धारा पूछी है। इसमें ऑप्शन ए में है धारा 40, बी धारा 44, सी धारा 24 और डी धारा 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 44। धारा 44 के अंतर्गत किशोरों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के स्थान को सुरक्षित माना जाएगा? आपको ऑप्शन दिया है, ए सभी होटल, बी केवल सरकारी जेल, सी ऐसा कोई स्थान जो पुलिस हवालात या जेल नहीं हो, और डी विश्वविद्यालय परिसर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरों के संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान माना गया है ऐसा कोई स्थान जो कि पुलिस हवालात या जेल से अलग हटके हो। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की गलत व्याख्या के लिए किसे दंडित किया जा सकता है? अगर इसकी कोई गलत व्याख्या करता है इस अधिनियम की तो कौन दंडित होगा बताना है। ए कोई भी आम नागरिक, बी राज्य सरकार, सी अधिनियम के किसी अधिकारी और डी किसी स्वैच्छिक संगठन। तो दोस्तों इसमें अधिनियम जानने वाले को ही हम दंडित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिनियम के किसी अधिकारी को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की गलत व्याख्या करने पर दंडित करेंगे। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 का संक्षिप्त नाम क्या है? आपको ऑप्शन दिया है, ए किशोर विधि अधिनियम, बी बाल संरक्षण अधिनियम, सी किशोर न्याय अधिनियम और डी बाल देखरेख अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर प्रश्न में ही है, किशोर न्याय अधिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका संक्षिप्त नाम है किशोर न्याय अधिनियम 2000, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है? अब यहाँ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बात की है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 15, बी में है अनुच्छेद 39 और सी में है अनुच्छेद 45, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 45 ये तीनों ही बच्चों के अधिकारों के संरक्षण करते हैं। ये भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है, ए किसी बच्चे को उसके माता पिता के पास वापस भेजना, बी बच्चे को अनाथ के रूप में पालने की प्रक्रिया, सी जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग करना और डी बच्चे को किसी अनाथालय में रखने की विधि। इसमें इस अधिनियम के तहत ही आपको उत्तर देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग करना दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोर या बालक के संबंध में कौन सा सही है? आपको ऑप्शन दिया है, ए 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, बी जिसने कानून का उल्लंघन किया हो, सी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और डी जिस पर किसी दंडात्मक कार्रवाई चल रही हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है वो किशोर या बालक के संबंध में सही होगा, यानी इस एज ग्रुप का जो बच्चा होगा 18 वर्ष से कम वाला वो सब किशोर या बालक कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किन सदस्यों से होता है? ऑप्शन ए में है पुलिस अधिकारी, बी न्यायपीठ के सदस्य, सी सामाजिक कार्यकर्ता और डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसमें किशोर न्याय बोर्ड के गठन के लिए ये तीनों ही जरूरी है, यानी पुलिस अधिकारी, न्यायपीठ के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी को इसमें लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण गृह का क्या अर्थ है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बच्चों की शिक्षा का स्थान, बी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का अस्थायी स्थान, सी विवाह संबंधी सहायता केंद्र और डी बाल सुधार गृह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए जो अस्थायी स्थान बनाया जाता है, यानी अस्थायी तौर पे उन्हें रखा जाता है, उसे ही संप्रेक्षण गृह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 20 नवंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस संधि को अंगीकार किया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए किशोर संरक्षण संधि, बी बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय, सी दत्तक ग्रहण अधिनियम नियम और डी है बालकों के शिक्षा अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय पर 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि को अंगीकार किया गया था। तो इसमें इसके बाद में ही पूरे विश्व में बालकों के अधिकारों से संबंधित अलग अलग तरह के कानून अलग अलग देशों में बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाई गई है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अपील प्रक्रिया, बी दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही, सी पुनरीक्षण प्रक्रिया और डी संज्ञान प्रक्रिया। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आईपीएस के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन इसे हटाया गया था उस समय पे। जैसे ही किशोर न्याय अधिनियम आया तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही बालकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई होती है, इससे नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की भूमिका क्या है? आपको ऑप्शन दिया है, ए किशोरों को जेल में डालना, बी देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख करना, सी किशोरों पर देखरेख और नियंत्रण रखना और डी किशोरों के खिलाफ दंड लगाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की भूमिका में आएगा किशोरों पर देखरेख और नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है, यदि किसी किशोर की आयु अधिनियम के अनुसार विवादित है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? मतलब ये लग रहा है कि वो 18 वर्ष से कम है या नहीं है, तो किस आधार पे आयु का निर्धारण होगा बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, ए केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, बी केवल व्यक्तिगत बयान के आधार पर, सी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के जांच करके और डी किसी भी दस्तावेज के बिना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर जांच करके ही किशोर की आयु का निर्धारण होता है। केवल जन्म प्रमाण पत्र से या किसी के व्यक्तिगत बयान इत्यादि से नहीं होता है, जो भी प्रूफ दिए जाएंगे उसके आधार पर इसकी जांच करके किशोर की आयु का निर्धारण होगा। तो दोस्तों ये हमारे अभी तक के अधिनियम थे। अब हम अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेंगे पहले, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित कानून है जो 20 जनवरी 2006 को आरंभ हुआ। तो इसकी आरंभ होने वाली डेट आप याद रखेंगे, 20 जनवरी 2006 को। यह बच्चों के पुनर्वास, समृद्धि और कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाता है और राज्य आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो इसमें राष्ट्रीय आयोग भी बनेंगे और राष्ट्रीय के अलावा राज्य के आयोग भी बनेंगे। तो ये दोनों प्रकार के आयोग जो हैं इसी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, याद रखें। यह अधिनियम मुख्य रूप से भारत प्रशासित राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेशों में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम आगे बाल न्यायालय की स्थापना के लिए संविधान का प्रावधान करता है। वहाँ बाल अधिकारों के विरुद्ध अपराधों, बाल अधिकार के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं या बाल अधिकारों के शोषण के मामले में त्वरित सुनवाई की जाती है, ऐसे न्यायालय बनाने के लिए ये प्रेरणा देता है और अनुबंध करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
यानी NCPCR की स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो ये जो आयोग बना हुआ है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे आप NCPCR के नाम से जानते हैं, ये 2007 में बना था और इसकी स्थापना भी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही की गई है। तो ये कुछ जानकारी थी। चलिए इससे रिलेटेड हम अगले कुछ MCQs हैं उन पे ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का संक्षिप्त नाम क्या है? आप प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें, खुद ही उत्तर ढूंढें और मैं यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ, उससे पहले ही आप आंसर सर्च करने की कोशिश करें। आपको ऑप्शन दिया है ए बाल आयोग अधिनियम, बी बालक अधिनियम, सी बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम और डी बाल संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये इसका संक्षिप्त नाम है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इस अधिनियम का कार्यान्वयन कब से प्रारंभ होगा? आपको ऑप्शन दिया है ए अधिसूचना की तारीख से, बी 11 दिसंबर 1992 से, सी 1990 से और डी संसद द्वारा स्वीकृति होने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिसूचना की तारीख से ही इसका कार्यान्वयन आरंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? आपको ऑप्शन दिया है ए राज्य सरकार, बी 3 सदस्यों वाली चयन समिति, सी केंद्रीय सरकार और डी समय सीमा के अंदर। तो आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है 3 सदस्यों वाली चयन समिति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आयोग में शामिल सदस्यों में कितने सदस्य महिलाएं होना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोग में शामिल सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा? आपको ऑप्शन दिया है ए अध्यक्ष, बी सदस्य, सी सदस्य सचिव और डी राज्य आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदस्य सचिव। सदस्य सचिव ही आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, आयोग को किन मामलों में जांच नहीं करने की शक्ति है? आपको ऑप्शन दिया है ए किसी अन्य आयोग के सक्षम लंबित मामलों के मामले में, बी बालक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, सी बालक स्वास्थ्य से संबंधित मामले में और डी बालक श्रम के मामले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि किसी अन्य आयोग के समक्ष कोई मामला लंबित है तो उस दौरान आयोग जो होता है वो मामलों की जांच करने की शक्ति आयोग को, ऐसे मामलों की जांच करने की शक्ति आयोग को नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? आपको ऑप्शन दिया है ए राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग के द्वारा, बी राज्य आयोग के द्वारा, सी राज्य सरकार द्वारा और डी स्थानीय निकाय के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको ऑप्शन दिया है ए प्रधानमंत्री, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्ति, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं उनकी द्वारा जो चयन समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति होता है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए पहले से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत ने अंगीकार किया? आपको ऑप्शन दिया है ए बालकों का कल्याण अनुबंध, बी बालकों के अधिकार संबंधी अभिसमय 1989, सी बालकों के विकास संधि और डी बालक श्रम निषेध संधि। दोस्तों उत्तर देने की कोशिश करें बीच बीच में आप खुद ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालकों के अधिकार संबंधी अभिसमय 1989। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसे भारत ने अंगीकार किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालक न्यायालय के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए बालकों को शिक्षा प्रदान करना, बी बालकों के विरुद्ध अपराधों का त्वरित विचारण करना, सी बालकों के लिए खेल आयोजन करना और डी बालकों का अतिक्रमण रोकना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
बालकों के विरुद्ध अपराधों का त्वरित विचारण करना ही बालक न्यायालय के गठन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, आयोग किस प्रकार की शक्ति का उपयोग कर सकता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए केवल शासकीय शक्ति, बी न्यायिक शक्ति, सी सिविल न्यायालय द्वारा दी गई शक्ति और डी सैन्य शक्ति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सिविल न्यायालय की जितनी भी शक्ति होती है वो आयोग को दी जाती है और इसी शक्ति का उपयोग आयोग कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक न्यायालय को किसके सहमति से स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन है, ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, सी बाल आयोग और डी राज्य आयोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी बालक न्यायालय बनेंगे उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से ही स्थापित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, आयोग के सदस्यों की सेवा की अवधि कितनी होगी? तो इसमें पूछा है आयोग के सदस्यों की सेवा अवधि कितने समय तक वो वर्क कर सकेंगे। ऑप्शन ए में है 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है, 3 वर्ष तक, यानी आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अधिकतम 3 वर्ष तक ही वर्क कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, आयोग के कार्यों की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? ए राज्य सरकार, बी केंद्रीय सरकार, सी उच्चतम न्यायालय और डी कोई विशेष प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा आयोग के कार्यों की समीक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारत ने बालक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि को स्वीकार किया था? आपको ऑप्शन दिया है, ए 20 नवंबर 1989, बी 11 दिसंबर 1992, सी 1 जनवरी 1990 और डी 15 अगस्त 1993। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1992 को भारत ने बालक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त 1989 में जो अभिसमय हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ संधि को स्वीकार करना पूछा है, इसलिए सही उत्तर 11 दिसंबर 1992 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की जांच के लिए आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी? आपको ऑप्शन दिया है, ए केवल प्रश्न पूछना, बी वकीलों की नियुक्ति करना, सी समन करना और पेशी की प्रक्रिया का पालन करना और डी निलंबन करने की शक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, समन करना और पेशी करने की प्रक्रिया का पालन करना। इस तरह की शक्तियां आयोग के पास में होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक न्यायालय के गठन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बालक अधिकार संरक्षण आयोग, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, सी राज्य सरकार और डी लोकसभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का अनुमोदन बालक न्यायालय के गठन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, आयोग के लेखा और संपरीक्षा का कार्य कौन करता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए वित्त मंत्रालय, बी स्थानीय प्रशासन, सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक और डी राजस्व विभाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही आयोग के लेखा और संपरीक्षा का कार्य करता है। तो दोस्तों ये हमारा आयोग का इस रिलेटेड आयोग का जिसका नाम था बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ और अगला है हमारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। हम पहले इसकी जानकारी लेंगे और फिर पुनः इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो अधिनियम आया था जिसका नाम है किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसे प्रस्तुत किया था मेनका गांधी ने और मेनका गांधी उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। यह अधिनियम 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में लाया गया था। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 को इसके कई प्रावधानों पर गहन विवाद, बहस और विरोध के बीच भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। साथ ही जैसे ही पारित होता है तो इसे 15 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था। इसने भारतीय किशोर अपराध कानून, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लिया था। मतलब इसने दो कानूनों का स्थान लिया था, भारतीय किशोर अपराध कानून पहला और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लिया था। और जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष की आयु के कानून
का संघर्ष करने वाले किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। यानी ऐसा बालक जो 16 साल की उम्र पूरी कर चुका है और उसने जघन्य अपराध किया है और 16 से 18 के बीच में है, वो इस दौरान वो किशोर अवस्था में तो आएगा, लेकिन अत्यधिक जघन्य अपराध होने की कंडीशन में उनमें वयस्कों की तरह उनके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन इसी अधिनियम के बाद में दी गई थी। इस अधिनियम को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया और 1 सितंबर 2022 से ये लागू किया गया है। मतलब इस अधिनियम के बाद में भी एक इसका ही संशोधित अधिनियम आया 2021 में और 2022 में 1 सितंबर 2022 से वो लागू कर दिया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी थी। चलिए इससे रिलेटेड हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। आज का हमारा इससे संबंधित पहला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य बताना है आपको। ऑप्शन ए में है बालकों की शिक्षा को बढ़ावा देना, बी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखरेख की आवश्यकता वाले बालकों के अधिकारों की रक्षा करना, सी बालक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करना और डी बाल गृहों की संख्या बढ़ाना। तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी था, यानी विधि का उल्लंघन करने वाले जो भी बालक होते हैं उनकी देखरेख करना, साथ ही देखरेख और आवश्यकता वाले जो भी बालक होंगे उनके अधिकारों की रक्षा करना। यही किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बालक का सर्वोत्तम हित, यहाँ पे पूछा है बालक का सर्वोत्तम हित का क्या अभिप्राय है? आपको ऑप्शन दिया है, ए बालक की देखभाल, बी बालक की मूलभूत आवश्यकताओं और विकास को सुनिश्चित करना, सी बालक के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और डी बालकों के लिए स्कूल खोलना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं और विकास को सुनिश्चित करना। ये बालकों का सर्वोत्तम हित का अभिप्राय होता है। दोस्तों जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ खुद ही आंसर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बालक को उसके जैविक माता पिता से वापस मिलाना, बी बालक को स्थायी रूप से दत्तक माता पिता से जोड़ना, सी बालक को पुनर्वास में सहायता प्रदान करना और डी बालक की शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालक को स्थायी रूप से दत्तक माता पिता से जोड़ना ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जघन्य अपराध की श्रेणी में कौन सा अपराध आता है? तो इसमें जघन्य अपराध पूछा है, आपको ऑप्शन दिया है, ए छोटे अपराध, बी गंभीर अपराध, सी ऐसे अपराध जिनमें न्यूनतम दंड 7 वर्ष का है और डी वित्तीय अपराध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऐसे अपराध जिसमें न्यूनतम दंड जो होता है वो 7 वर्ष का होता है, ऐसे अपराधों को जघन्य अपराध के रूप में माना जाएगा। तो याद रखेंगे जघन्य अपराध का संबंध है न्यूनतम दंड 7 वर्ष का है और बच्चा अगर 16 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र का है और उसने जघन्य अपराध किया है तो वयस्कों की तरह ही उनके ऊपर मुकदमा इसमें चलाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो खुद ही आंसर देने की कोशिश करें, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है इसलिए आप इसे खुद ही पहले आंसर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार हर बालक को अपनी गरिमा और अधिकारों के साथ समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है, ए गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, बी भाग लेने का सिद्धांत, सी सुरक्षा का सिद्धांत, डी अधिकारों का अद्वितीयजन ना किए जाने का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत के अनुसार हर बालक को अपनी गरिमा और अधिकारों के साथ समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालकों की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध किस प्रकार लागू किया जाता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए केवल समाचार पत्रों में, बी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, सी सभी दृश्य श्रव्य माध्यमों में और डी विद्यालय में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी दृश्य श्रव्य माध्यमों में बालकों की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों ये बालकों के प्रकटन को थोड़ा सा आप समझ लें। बालकों के प्रकटन से तात्पर्य यहाँ पर होता है कि उनकी आइडेंटिटी छुपाना। अगर बालकों की आइडेंटिटी
बताया जाना इसमें एक अपराध माना जाता है, इसलिए बालकों की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब ना ही आप टीवी में ना ही न्यूज़पेपर में या किसी प्रकार से बालकों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बालक का कुशल पालन पोषण नहीं करता है तो उसे कितना कठोर कारावास हो सकता है? बालकों का कुशल पालन पोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति बालक का पालन पोषण कुशल तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे अधिकतम जो है 5 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन करने पर किस प्रकार का दंड लगाया जाएगा? आपको ऑप्शन दिया है, ए 3 वर्ष तक का कारावास, बी 5 वर्ष तक का कारावास, सी 7 वर्ष तक का कारावास और डी 10 वर्ष तक का कारावास। यहाँ पे भीख मांगने के लिए नियोजन से तात्पर्य है कि किसी बच्चे से ज़बरदस्ती भीख मंगवाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि कोई बालक किसी मादक पदार्थ का उपयोग करता है तो उस व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा? तो यदि किसी बालक को मादक पदार्थ इत्यादि खिला रहे हैं तो कितना दंड देना होगा? आपको ऑप्शन दिया है, ए में है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, बी 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, सी 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और डी 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि कोई बालक किसी मादक पदार्थ का उपयोग करता है तो जिसने ये मादक पदार्थ का उपयोग उनसे करवाया है उसे 1 लाख तक का जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के प्रति क्रूरता के मामले में यदि अपराधी का अभिरक्षक कोई संगठन है तो क्या दंड दिया जाना चाहिए? यानी बच्चों के प्रति जो भी क्रूरता हुई है वो किसी व्यक्ति ने नहीं किया है बल्कि किसी संगठन ने किया है, तो क्या दंड मिलेगा? आपको उत्तर देना है। आपको ऑप्शन में है, ए 5 वर्ष तक कठोर कारावास, बी 3 वर्ष तक कठोर कारावास, सी 2 वर्ष तक का कारावास और डी 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि बच्चों के प्रति क्रूरता के मामले में कोई संगठन शामिल है तो उसे 5 वर्ष तक का कठोर कारावास उन संगठन के सदस्यों को मिलेगा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को किस प्रकार दंड मिलेगा जो दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता? यदि किसी व्यक्ति ने अपना दत्तक लिया है यानी बच्चे को गोद लिया है और उसकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है तो किस प्रकार का दंड मिलेगा बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, ए 2 साल का कारावास, बी 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना, सी 4 साल का कारावास और डी केवल जुर्माना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस व्यक्ति को 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा जो दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, यदि अपील की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति बालक न्याय के आदेश से व्यथित है तो उसे कितने दिनों के भीतर अपील करना होगा? आपको ऑप्शन दिया है, ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन और डी 60 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। यदि अपील की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित है तो उसे 30 दिनों के भीतर अपील करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सरकार के नियम बनाने के लिए अधिकार देता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए किशोर न्याय निधि का प्रशासन, बी सामाजिक न्याय के मुद्दे, सी बोर्ड की सदस्यता प्रक्रिया और डी बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोर न्याय निधि का प्रशासन राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, यदि बालक किसी दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता में है तो समिति या बोर्ड उसे क्या करेगा बताना है। ए सुधरने तक अपने स्थान पर रखेगा, बी उचित सुविधा तंत्र में भेज सकेगा, सी माता पिता के पास भेज देगा और डी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में भेज देगा। इसमें बोला है कि कोई बालक है, अपराधी है और किसी दीर्घकालिक चिकित्सा की उसको ज़रूरत है तो उसके साथ में क्या किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे उचित सुविधा तंत्र में भेज दिया जाएगा। जो भी उचित सुविधा तंत्र उसके लिए उपयुक्त होगा वहाँ पे उसे भेज देंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालकों के कल्याण की जांच के लिए समिति कितनी बार पोषक कुटुंबों का निरीक्षण करेगी?
ऑप्शन ए है मास में 2 बार, बी 6 महीने में 1 बार, सी 3 महीने में 1 बार और डी वर्ष में 1 बार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने में 1 बार। बालकों के कल्याण की जांच के लिए जो समिति बनी है वो समिति 3 महीने में 1 बार पोषक कुटुंबों का निरीक्षण करेगी। अगला प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को कहाँ रखा जाएगा जब उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा जाता। यानी किसी बालक ने अपराध किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जमानत पर नहीं छोड़ा गया है, तो ऐसे बालकों को कहाँ रखा जाएगा। ए सुरक्षित स्थानों पर, बी बाल आश्रमों में, सी दत्तक गृहों में और डी खुले आश्रयों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खुले आश्रयों में उन्हें रखा जाएगा। मतलब जेल जैसी जगह पे उन्हें नहीं रखेंगे, खुले क्षेत्रों में उन्हें रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन किसके द्वारा किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए बाल गृह द्वारा, बी माता पिता द्वारा, सी समिति द्वारा और डी राज्य सरकार द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समिति द्वारा। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन एक समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सी संस्था बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रखती है। खुद ही उत्तर देने की कोशिश करें दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दत्तक ग्रहण अभिकरण, बी बाल गृह, सी विशेष गृह और डी संप्रेषण गृह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गृह। बाल गृह जो होती है वो बालकों के लिए एक संस्था होती है। ये बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रखती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई बालक विधि का उल्लंघन करता है और जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तो उसे कहाँ रखा जाएगा। दोस्तों ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन देखते हैं, चलिए इसे बनाइए आप। ऑप्शन ए है बाल गृह, बी है विशेष गृह, सी है सामान्य विद्यालय और डी है पुरानी जेल। तो दोस्तों कुछ देर पहले ही हमने बात करी है कि उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष गृह, जो कि खुले क्षेत्र में होगा, वहाँ पर ऐसे बालकों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बालक की देखरेख नहीं की जा सकी है उन्हें कहाँ रखा जा सकता है। ऑप्शन ए संप्रेषण गृह में, बी रजिस्ट्रीकृत संस्था में, सी पारिवारिक घर में और डी खुले आश्रय में। तो यहाँ पे बालक अपराधी नहीं है, बस उसकी देखरेख नहीं की जा रही है, तो उसे कहाँ रखा जा सकता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था होगी वहाँ पे बालकों को रखा जा सकता है, ताकि वहाँ पे उसकी अच्छे तरीके से देखरेख हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष गृहों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी राष्ट्रीय सरकार, सी निजी संस्थान और डी स्थानीय अधिकारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा विशेष गृहों का प्रबंधन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में बालक की देखरेख के लिए कितने साल के लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन दिया है, ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 1 वर्ष। तो जो भी रजिस्ट्रीकृत संस्था होगी उसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों कब तक होगा, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। इस अधिनियम में बालक की देखरेख के लिए रजिस्ट्रीकरण 5 वर्ष तक के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समिति या बोर्ड बालक की हाजिरी आवश्यक नहीं समझती तो क्या किया जाएगा। यदि जो बाल समिति बनी है या बाल बोर्ड बना है बालकों की हाजिरी यानी उपस्थिति को जरूरी नहीं समझता तो क्या करना होगा। ऑप्शन ए, बालक को जबरदस्ती उपस्थित किया जाएगा, बी बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान की जाएगी, सी बालक के माता पिता को रिपोर्ट भेजी जाएगी और डी बालक की अनुपस्थिति को अनदेखा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालक की हाजिरी से अभिमुक्ति उन्हें दी जाएगी। अभिमुक्ति मतलब छूट दी जाएगी उनको। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की आयु की जांच करने के लिए मुख्य साक्ष्य क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है माता पिता का प्रमाण पत्र, बी विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र, सी बालक की शारीरिक स्थिति और डी अन्य बच्चों का फीडबैक। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक जो अधिनियम किया है जिसका नाम था बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, उसमें भी इसी तरह का प्रश्न आया था, उसका उत्तर अलग था। पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र के अनुसार ऐसे बालकों की जांच होगी, आयु की जांच होगी उसमें। जो इससे पहले आयोग अधिनियम था 2005 वाला,
उसमें बालकों की आयु की जांच के लिए विद्यालय के जन्म प्रमाण पत्र को नहीं माना गया था। वहाँ पे जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे उनकी जांच करने के बाद ही उसकी आयु की गणना की जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि किसी बालक को प्रयोगात्मक आधार पर निर्मुक्त किया गया है तो वह कितने समय तक अनुपस्थित रह सकता है। यहाँ पे पूछा है कि अगर लग रहा है कोई बालक सुधरने वाला है और उसे एक प्रयोग के तौर पर उसे छोड़ दिया गया है यानी कि निर्मुक्त किया गया है तो कितने समय तक वह अनुपस्थित रह सकता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है 5 दिन, बी 10 दिन, सी 7 दिन और डी 15 दिन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बालक जिनको केवल प्रयोगात्मक रूप से छोड़ा गया है कि वो सही समाज में जाकर सही व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऐसे बालकों को 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने की परमिशन होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्या रिपोर्ट को गोपनीय माना जाता है। मतलब आयोग जो भी रिपोर्ट देता है क्या उसे गोपनीय माना जाता है, बताना है आपको ऑप्शन दिए हैं, ए नहीं सभी रिपोर्ट सार्वजनिक होती हैं, बी हाँ लेकिन आवश्यकता अनुसार साझा की जा सकती हैं, सी केवल कुछ रिपोर्ट गोपनीय होती हैं और डी सभी रिपोर्टें केवल अधिकारियों के लिए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ यानी कि रिपोर्ट गोपनीय माना जाता है तो बिल्कुल रिपोर्ट जो होती है वो गोपनीय होती है लेकिन आवश्यकता अनुसार उसको साझा किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया है आपको, ए में है बालकों को गिरफ्तार करना, बी बालकों के संरक्षण और कल्याण संबंधित कार्य करना, सी बालकों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना और डी बालकों को स्थानांतरित करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य होता है बालकों के संरक्षण और कल्याण संबंधित कार्य करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्य सरकार किस प्रकार की निधि का सृजन कर सकती है। आपको ऑप्शन दिया है, ए बाल कल्याण निधि, बी बालक न्याय निधि, सी बालक संरक्षण निधि और डी है बालक पुनर्वास निधि। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य सरकार जो होता है वो बालक संरक्षण निधि का गठन कर सकती है और इसका सृजन करने के बाद में बालकों के पुनर्वास और उससे संबंधित उनके अधिकारों से संबंधित जो भी सुविधा मुहैया करवाना है वो इस संरक्षण निधि से ही लेकर के खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को किस विषय पर नियम बनाने की शक्ति है। ऑप्शन ए बालकों के अधिकार पर, बी बालक संरक्षण के उपाय पर, सी बालक कल्याण समितियों के गठन पर और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राज्य सरकार बालकों के अधिकार से संबंधित, बालक संरक्षण के उपाय से संबंधित, साथ ही बालक कल्याण समितियों के गठन से संबंधित नियम बना सकता है और उस पर क्रियान्वयन कर सकता है। तो दोस्तों आयोग से संबंधित ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने 3 प्रकार के अधिनियम को पढ़ा है। इसमें पहला अधिनियम हमने किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 है, साथ ही बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 को विस्तार से पढ़ा है, उसके प्रश्न उत्तर करें हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 इसका संशोधित रूप 2021 में आया था जो 2022 में लागू हुआ था, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है एक बार तो बार बार आप इसे देखें ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।